आप इंडिया को नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ पर देखते हैं? भारत इज प्लेइंग रोल ऑफ लीडर, मतलब अब वो लीडरशिप की तरफ जा रहा है और डेवलपिंग से डेवलप पहुंचने की तरफ है। तो हम जिस भी सेगमेंट में डेवलप करेंगे इंडिया में, तो बाहर की जगह इंडिया में ग्रोथ ज्यादा दिखाई देगी। एग्जैक्टली। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल जो पूरा बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है, वो आपको डे 1 से आपके फाइनेंस का बेटर और मैक्सिमम यूज कैसे हो सकता है और मैक्सिमम आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बता सकता है। वो बोलता है कि लाइफ में एथिक्स होना बहुत जरूरी है, चाहे वो बिजनेस एथिक्स हो, चाहे आप प्रोफेशन में उससे एथिक्स है। इफ यू आर एथिकल तो लाइफ में कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ोगे। बट फॉर एवरी स्टूडेंट एक बेसिक फंडामेंटल जो 3 चीजें मुझे लगता है कि उनको नॉलेज होना चाहिए। नंबर 1, मनी की वैल्यू करना जी। और सेकेंड थिंग जो होती है दैट इज रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, एंड थर्ड वन इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी पार्ट। हमारे इंडिया के माइंडसेट के हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना लोग बहुत जल्दी पसंद नहीं करते, एंड स्पेशली एजेड लोग मैम, लाइक एजेड लोग 40+। जो सोशल मीडिया, मुझे लगता है जो बेस्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया इज दैट फॉर द ब्रांडिंग, कि आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग सिस्टमेटिक मैनर में कैसे आप आइडिया थ्रो करते हो कि वो क्लिक कर जाता है। What are the 5 books that you are going to suggest me as well as people जो उनको फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेस पे भी अगर आपको कोई सजेशन देना चाहे? जय माता दी गाइस, वेलकम टू द फोक्स ऑफ इंडिया। Today it's one of the most prestigious day for entire folks of India because today we have got CA Kemisha Soni ma'am. If I could describe her in 2 words, then I will take 2 words as revolutionary women. Like अगर मैं मैम की प्रोफाइल के ऊपर बात करूँगा तो हो सकता है शायद 1 घंटे तक हम मैम की प्रोफाइल के ऊपर ही डिस्कस करते रहे। बट आज की पॉडकास्ट फाइनेंशियल लिटरेसी, हाउ मार्केट इज वर्किंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अ बिजनेसमैन, फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर इंडिया ऑल्सो इज देयर। सो थैंक you so much ma'am for giving a precious time and coming. So ma'am, as we move on, can you please give a brief intro about you? थैंक यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सभी को मेरा जय माता दी। मेरे बारे में मैं शॉर्ट इंट्रो दूंगी कि प्रेजेंटली व्हाट आई एम हैंडलिंग। तो आई एम चेयरपर्सन पब्लिक एंड गवर्नमेंट फिनेंशियल मैनेजमेंट कमेटी है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की है, और एक और कमेटी में जो अभी मैं लीड रोल प्ले कर रही हूँ दैट इज़ कमेटी ऑन फिनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ऑफ ICI। आई एम वाइस चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी, and also I am Central Council member of Institute of Chartered Accountant of India. Okay, so ma'am, first of all, please give an insight ki how do you manage all these things simultaneously? Yeah, now I am at the age of 50. सो आई कैन से दैट कि जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी आती जाती है, जैसे जैसे आप लर्निंग करते जाते हो, तो स्टार्टिंग विथ वन एरिया, देन आप उसी को एक्सप्लोर करते करते आप सीख जाते हो मैनेजमेंट्स के जितने भी स्किल्स होते हैं। एंड आई वुड से दैट कि विथ एक्सपीरियंस कहीं भी मतलब मैनेज करने के लिए एक एबल हो जाते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट थिंग जो मैं बताना चाहूँगी दैट इज़ अबाउट द डिसीजन रिलेटेड टू प्रायोरिटीज़ and about the hard working also important, and how you are spending entire your day 24/7, what we can matlab do that maximum use of that. So that is, I can say that though in that manner we can manage each and everything. So starting with because I am female, so I can say that ki starting with home, then second front is our own offices, then third front is different areas, for example societies, institute and other areas. So this in sequence we can manage everything, I think. Okay, so like ma'am, as you handle so many things, you are interacting with so many people and all this thing, we'll come to that one by one. So ma'am, first of all let's begin with the students कि लाइक अगर स्टूडेंट्स फाइनेंशियल लिटरेसी, उन सब चीज़ों में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इन योर वर्ड्स व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू वुड सजेस्ट कि फाइनेंशियल लिटरेसी में हर स्टूडेंट को इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फिनेंशियल लिटरेसी जैसा कि शब्द से ही है कि फिनेंशियल के बारे में जानकारी होना, ज्ञान होना, किस लेवल तक उनको नॉलेज होना चाहिए। कि एक स्टूडेंट होता है, हो सकता है वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, साइंस बैकग्राउंड का हो, आर्ट्स से रिलेटेड हो, या दूसरा कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकता है, बट फॉर एवरी स्टूडेंट एक बेसिक फंडामेंटल जो 3 चीज़ें मुझे लगता है कि उनको नॉलेज होना चाहिए। नंबर 1, मनी की वैल्यू करना जी।
और मनी की वैल्यू यानी ऐसा नहीं होता है कि आप पूरा टाइम पढ़ रहे हो और आपको जो पॉकेट मनी आई है तो आपको उसको स्पेंड करना है, बट एक उसका भी एक बजट होता है कि कितना अमाउंट आपको अपने एजुकेशन पे आ रहा है, क्योंकि आप पेरेंट्स से यदि मनी लेते हो तो उसको किस तरीके से आप सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो और फर्दर अर्निंग कर सकते हो। तो ऑलवेज जैसे कि एक फंडा होता है कि आपको उस रेशो में करना चाहिए आपका बजट 50%, 30%, देन 20% में भी रेशो हो सकता है, क्योंकि यदि आप स्टूडेंट नहीं हो तो हो सकता है आपका रेशो 50 की जगह और कम हो सकता है आपके लिविंग एक्सपेंसेस पे। पर एक जो मिडिल वाला होता है कि आपकी वांट्स, आपकी नीड, उसमें क्या एक्सपेंसेस आपको करना है, तो आपको बजट ज़रूर बनाना चाहिए एंड सेविंग ज़रूर 100% करना चाहिए। और सेकेंड थिंग जो होती है दैट इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, अवेयरनेस अबाउट सर्टेन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, एंड थर्ड वन इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी पार्ट। आई वुड से नाउ-अ-डेज साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स काफ़ी होते हैं, तो हमारे स्टूडेंट दे आर मैक्सिमम यूजिंग दैट, सो मैनी काइंड ऑफ एप्स यूज़ करते हैं। तो फिनांस से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड वगैरह होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, तो उनको मोर क्वेश्चन उस साइड पे भी रखना चाहिए, बिकॉज दे आर नाउ हैंडलिंग बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन बेसिस पे पेमेंट्स करते हैं। तो मेरा ये कहना रहता है कि ये 3 चीज़ों का लिटरेसी, मतलब फिनांस लिटरेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यस मैम। एंड मैम व्हेन वी टॉक अबाउट कि लाइक सेविंग एंड देन इन्वेस्टिंग, तो मैम इन्वेस्टिंग में लोगों को लगता है कि अभी छोटा अमाउंट है, इससे मतलब रिटर्न क्या होंगे, बट मैम जो इसमें साइकोलॉजी क्या रहती है उसके बारे में आप बताइए कि लाइक साइकोलॉजिकली इस पे इम्पैक्ट पड़ता है व्हेन यू जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग, क्योंकि आदत बनती जाती है। एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट में भी एक सेगमेंट होता है कि आप किस एज पे है जी। उस एज के हिसाब से, जैसे कि कोई रिटर्न होते हैं जो 15 ईयर से 20 ईयर से, तो कुछ आपकी जो सेविंग होती है वो माइंडसेट ऐसा है कि आपके पास फंड की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आप कितना फंड है आपके पास, अवेबिलिटी ऑफ दैट फंड, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यंग एज में जैसे ही कोई जॉब भी कर रहा है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी साथ साथ है, तो आई वुड प्रीफर कि दे कैन इवन इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट ऑल्सो, लाइक कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, बिकॉज आपको एक रीजनेबल रेट पे यू हैव दैट ईयर्स, आपके पास इतना 15 साल 20 साल लोन रीपेमेंट का आपके पास टाइम रहता है। गोल्ड में जैसे फीमेल रहती है वो काफ़ी गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, पर मेरा कहना रहता है कि जहाँ पर भी आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो एटलीस्ट थोड़ा रिस्क उठाना चाहिए। हाँ। और आई वुड से दैट कि इक्विटी मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे म्यूचुअल फंड है या इक्विटी मार्केट है। उसका मेन रीज़न ये भी रहता है कि स्टूडेंट टाइम से यदि आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपके 10, 15 या 20 साल बाद जब आपको कहीं भी सेटल डाउन होते हैं, मनी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो दैट रियल आपका जो नेटवर्थ बढ़ेगी दैट इज़ इन करोड्स ऑफ रुपीज़। आप यू कैन स्टार्ट विथ सपोज 50,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, इवन आई वुड से सम टाइम 1,000 रुपीज़। बहुत सारे जैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, मंथली भी प्लान होते हैं, तो यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली कि आपके पास 20% सेविंग अमाउंट आपके पास बचा है, तो कि यू कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट बकेट। एंड मैम वन मोर थिंग इज देयर कि लाइक इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो अभी भी जो लोग रहते हैं, काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इट सीम्स लाइक गैम्बलिंग और लाइक दिस ऑल थिंग्स, बट मैम इंडिया का अभी जो पास्ट 2 ईयर्स से देख रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है और अब वो ग्रो कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या बताना चाहेंगे कि लाइक ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं अपन? ओवरऑल जो मुझे लगता है, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो आई वुड से, कि जैसे जैसे यदि आज भी हमारे इंडिया के माइंडसेट के हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना लोग बहुत जल्दी पसंद नहीं करते, एंड स्पेशली एजेड लोग मैम, लाइक 40 प्लस। एग्जैक्टली मेरा ये कहना रहता है कि आप अच्छी सिक्योरिटी में समझदारी के साथ यदि वो इन्वेस्ट करते हैं तो न केवल हमारे इंडिया की ग्रोथ दिखती है, और हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना कि इंडिया ग्लोबल लेवल पे $5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो जो हमारा पैसा हमारे घर में अलमारी में पड़ा है या सेविंग अकाउंट्स में पड़ा है, जब तक वो फर्दर इन्वेस्ट होके रिटर्न के फॉर्म में नहीं आता है तब तक वो हमारे ग्रोथ का पार्ट नहीं बनता है। यस मैम। तो इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, म्यूचुअल फंड, वॉट एवर मैनर, मतलब ये जरूर करना चाहिए, दैट इज माई सजेशन। ओके, सो एंड मैम एज वी टॉक अबाउट पर्सनल फाइनेंस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैम लाइक अगर कोई स्मॉल बिजनेस है, सो उनको अगर जो फंड्स वगैरह जो रेज हो सब चीज़ें करते हैं, तो मैम 1-2 चीज़ें रहती कि लाइक डेट और इक्विटी। सो अब मैम उन्हें स्टार्टिंग में किस, जैसे आइडियल रेशियो 2:1 बोलते हैं,
बट आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग बिजनेस को डेट के लिए जाना चाहिए या फिर कोई दूसरे सोर्सेज से फंडिंग करनी चाहिए? कोई भी, जैसे मैं बात करूंगी, कोई भी बिजनेस, आज मैंने डे 1 क्या किया है, वन डे ये होता है कि हमने अपनी छोटी सी पूंजी या कैपिटल से हमने कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग करा हुआ है, फिर उसमें ये रहता है कि 2:1 आप रेशो ही जानते हैं कि भाई एक मेरा रुपया है तो 2 रुपए तक मैं लेती हूँ, तब तक मेरा सेफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब बिजनेस में भी। नाउ अ डेज आई वुड से जो आप डेब्ट की बात करते हैं वो डेब्ट की बात कर रहे हैं कि जिसमें आपको इंटरेस्ट लग रहा है। एग्जैक्टली। और 2:1 इसलिए है क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है तो आपके दूसरे खर्चे के साथ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, इसलिए रेशो 2:1 आता है। पर आज जो इंडस्ट्री पॉलिसी है स्पेसिफिकली, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, मध्य प्रदेश जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से, ऐसे इन एवरी स्टेट सम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए SEZ बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे काइंड ऑफ बेनिफिट्स होते हैं नेचर ऑफ इंडस्ट्री के हिसाब से। आज हम जैसे इंदौर में बैठे हैं, आप इंदौर की बात करते हैं, फार्मा है, IT है, ऐसे हब्स बने हुए हैं और उनके लिए हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है, फंडिंग दे रही है, और भी कुछ फंडिंग जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से फीमेल्स के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनती है, जितनी भी स्कीम है। तो मुझे लगता है कि हमको अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग फाइनेंस इस तरफ भी देखना चाहिए कि किस इंडस्ट्री में क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये तो हो गए हमारे डायरेक्ट फंडिंग, और हमारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं टैक्सेशंस रिलेटेड। ये बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस से भी कितने बेनिफिट कोई भी एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो व्यक्ति यदि कोई भी बिजनेस में है, उसको स्पेसिफिकली ये देखना चाहिए कि उसको कितने बेनिफिट सरकार, चाहे वो राज्य हो, लोकल गवर्नमेंट, यानी मैं बोलती हूँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेके सिटी में क्या है, स्टेट में क्या है और सेंट्रल में क्या है, वो जरूर अपनी कंसल्टेंट के थ्रू या जैसे भी उसका एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो एक लिस्ट आउट करना चाहिए। उससे उनको जितनी भी काइंड ऑफ सब्सिडी है, ग्रांट है और जो भी कैपिटल गुड्स के लिए भी मिलता है फाइनेंस, वो सब अवेलेबल होता है। सेकंड होता है कि फाइनेंस, आप बैंकिंग की भी बहुत सारी स्कीम होती है, तो मेरा ये कहना रहता है कि बैंकिंग की स्कीम में भी इंडस्ट्री वाइज भी स्कीम रहती है और सरकार बैंकिंग के थ्रू और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देती है, तो बैंकिंग को भी एक्सप्लोर करना चाहिए और थोड़ा बिजनेस ग्रोथ होता है। तो अगेन आजकल SME लिस्टिंग प्लेटफॉर्म आ गया है कि यदि आपको 3 करोड़ से 25 करोड़ है तो आपकी छोटा है और आप कोई ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो, आप एक लोकल ब्रांड की बात करते हैं, तो इंदौर का कोई लोकल ब्रांड है तो वो भी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे SME लिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर सकते हैं एज ए लिस्टिंग, फिर वो मेन बोर्ड में जा सकते हैं। और वो फंड ऐसा होता है, मुझे लगता है कि जहाँ पे आपका फाइनेंशियल कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना, आपको इक्विटी है, आपको उसको प्रॉफिट में से शेयर देना है, वो आपके शेयर होल्डर बनते हैं। तो ये वाला एक प्लेटफॉर्म होता है कि जब आपकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ती जाती है बैंकिंग की, एक लेवल पे आपको ये डिसीजन बिजनेस में लेना चाहिए कि मुझे फंड लेने के लिए पब्लिक को इन्वॉल्व करना है। इसीलिए हमारा सेबी रेगुलेटर है और अपने NSE और BSE सपोज स्टॉक एक्सचेंज जैसे, तो आप आपके ब्रांड, आपका बिजनेस इतना ग्रो कर सकते हो कि स्टार्टिंग विथ एक छोटी सी पूंजी के साथ, कैपिटल के साथ, छोटी से छोटी जो गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए, बैंकिंग का फ़ायदा उठाते हुए प्राइवेट इक्विटी तक जा सकते हो। एंड एट ग्लोबल लेवल कैसे फिर आप कर सकते हो, दैट इज़ कि ग्लोबल FDI है, फॉरेन इन्वेस्टर है, आफ्टर ब्रांड आपकी तरफ वो लोग भी आएंगे। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एनी बिजनेस। यस एंड मैम व्हेन वी टॉक अबाउटिंग द फंडिंग, तो इसमें अब नेक्स्ट स्टेप IPO पे अपन जा रहे थे कि लाइक मैम IPO ऐसा लगता है बहुत फैंसी वर्ड लगता है और सब स्टार्टअप्स को ऐसा लगता है कि लाइक ये चीज़ करनी है, बस पब्लिक से लेना है। बट मैम IPO ही एक रीज़न होता है कि कई कंपनीज फॉल पे भी जाती हैं, मैम MNCs वगैरह, उनके शेयर्स कभी ऊपर जाते ही नहीं उस प्राइस के बारे में। सो मैम IPO का क्या क्रूशियल रोल रहता है एंड एट व्हाट टाइम अ कंपनी शुड गो फॉर एन IPO? सबसे बड़ा IPO को आप कोरिलेट कर सकते हो ग्रोथ स्ट्रेटेजी से जी। किसी भी कंपनी का एक पूरा ग्रोथ स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप जो पब्लिक से पैसा लेना है उसका आपका एक्सपांशन या ग्रोथ क्या है, क्योंकि पब्लिक को आप एक रिस्पॉन्सिबल है किसी भी स्टेक होल्डर के लिए, आप उनसे मनी लेते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंडिया में भी रहता है कि कोई भी IPO आता है तो किसी भी व्यक्ति को सपोज IPO में लगाना है या खुद का लेना है IPO, तो एक होता है उनका पूरा बैकग्राउंड, हम प्रमोटर्स बोलते हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका बिजनेस, उनके पिछले कितने सालों का है। सम टाइम होता है कि जनरेशन से आ रहा है, भाई आप जस्ट फॉर द टेकिंग नेम कि भाई रिलायंस है,
अडानी है या आपके टाटाज है, तो आप उन लोगों को बोलोगे कि भाई वो सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आगे चल रहा है और उसमें हम फंडिंग कर रहे हैं। तो सेम किसी का आईपीओ है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो रहती है, क्योंकि एवरीवन इज नॉट एक्सपर्ट इन एनालाइजिंग एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको उसकी टर्मिनोलॉजी भी नहीं आएगी उसमें कहीं तक समझ में, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी कंसल्टेंट एडवाइजर रिगार्डिंग दैट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट। और दूसरा होता है कि आपके बिजनेस को आईपीओ तक लाने के लिए कंप्लीट हैंड होल्डिंग लगता है कि आप किस तरीके से, क्योंकि ये जनरली हमारे इंडिया में, भारत में ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो जाती है, इसको हम पाई बोलते हैं। मतलब ये होता है कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी फैमिली, आपके सराउंडिंग जितने भी वहाँ पे शेयर लगाने वाले, उसके अलावा पब्लिक भी आपकी शेयर होल्डर है, ऑनर है, तो उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो किसी भी आईपीओ के केस में उसका पूरा बैकग्राउंड, उसके फिनेंशियल्स वो जरूर देखना चाहिए। और यदि आपको आईपीओ की तरफ जाना है तो आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड अबाउट दैट कि आप एसएमई लिस्टिंग तक आ गए हो, जैसे आपका और एक्सपेंशन है, आपको और फंड की रिक्वायरमेंट है, आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं, तो एसएमई से आप मेन बोर्ड पे जा सकते हो। दैट इज complete process up to listing. Okay. So that is the entire journey for any business. And ma'am, now अगर किसी को कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, so like लोग इतना तो पेशेंस रखते नहीं कि पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करें, मतलब उन्हें मैम सिर्फ इन्वेस्ट करना है। अगर मैम वो डायरेक्ट किसी स्टॉक्स या किसी कंपनी के उसमें इन्वेस्ट करें इक्विटी में, तो 3 मैम कौन से ऐसे रेशियो या पॉइंट्स रहते हैं जिसका सिर्फ एक ब्रीफ देख के भी एक इंसान अंडरस्टैंडिंग कर सकता है? जनरली एक आप लोगों ने सुना होगा जैसे शेयर ब्रोकर है जी, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे आप करते हैं ट्रेडिंग, हो सकता है आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल है, एक्सिस है, एवरीवेयर, मतलब ये जो भी जितने ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, सम टाइम वो लोग जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में सर्टेन एरियाज वो लोग देते हैं कि इसका बैकग्राउंड अगेन, कि उसका टेक्निकल क्या है, उसका ये देते हैं कि न्यूज़ लेटेस्ट। मुझे लगता है कि जो न्यूज़ होता है, वन थिंग कि न्यूज़ में से आप अपडेट होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स टाइम्स है, जी बिजनेस है, CNBC है, एनी प्लेटफॉर्म। आप जस्ट अपने अवेयरनेस के लिए कि क्योंकि दूसरे जितने रेगुलेटर होते हैं वो कहीं ना कहीं यदि उन्होंने कोई एक्शन लिया है, उनका कोई इन्वेस्टिगेशन है, उनकी कोई रिपोर्ट है, वो ऑलवेज पब्लिश होती है पब्लिक डोमेन पे एवरी टाइम। तो यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट मीडिया सोर्स ऑल्सोज कि भाई इस पर्टिकुलर ब्रांड या किसी में भी एनी कोई इशू तो नहीं है, ये नहीं है। तो न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिंग एनी, मतलब इन एनी स्टॉक। एंड सेकेंड, एज पर माई दैट की माई ओपिनियन, कि सेकेंड हम जनरली देखते हैं कि उस शेयर का जो टॉप बोलते हैं कि भाई एक्सचेंजेस में है कि टॉप 100 कंपनीज, तो जब भी हम एंटर होते हैं तो हम एटलीस्ट ब्रांडेड लिस्टेड जो टॉप कंपनीज है, जो आपके ब्लू चिप्स बोलते हैं हम उसमें, क्योंकि यदि आप अभी एंटर ही हो रहे हैं तो आपकी फंड की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एटलीस्ट आपको वो ज़रूर चेक करना चाहिए। और उसके अलावा उसका प्रिवेलिंग मार्केट में क्या स्टेटस है उस टाइप के बिजनेसेस का, कि सम टाइम पे कोई बिजनेसेस में क्राइसिस है, फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ कोविड होटल इंडस्ट्री है, ट्रेवल इंडस्ट्री है, तो दैट वॉज मतलब हैपन दैट टाइम। तो ये वाले सेगमेंट जो रहते हैं कि करंट प्रिवेलिंग मार्केट में कोई बैड न्यूज़ है, बैड थिंग्स है जो इम्पैक्ट डाल रही है किसी भी उस पे स्टॉक्स पे, वो देखते हुए मतलब आप एक तो सेकंड थिंग वो डिसाइड कर सकते हैं। और थर्ड इम्पोर्टेंट है कि आपके डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट बकेट बनाना चाहिए, किसी एक ही पूरा फंड किसी एक में न जल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने आईटी में ही डाल दिया है कि 5 आईटी के स्टॉक है, पांचों आपने आईटी में, आपके पास जितना पैसा है, तो आपका पोर्टफोलियो पूरा ऐसा होना चाहिए कि मे बी रियल एस्टेट, आईटी, फार्मा, एवरीवेयर, मतलब लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो काइंड ऑफ दैट होना चाहिए, मतलब मिक्स ऑफ ऑल दैट होना चाहिए। जनरली हम बोलते हैं कि जैसे भाई कुछ % आपका इन्वेस्टमेंट है कि भाई एफडी में करते हैं, वेरी सेफ, बट रिटर्न बहुत नहीं रहता है। सेकंड हम बोलते हैं कि पीपीएफ है, गवर्नमेंट में एनएससी वगैरह आता है, यूनिट्स आती थी पहले, या पोस्ट ऑफिस है, मतलब सीनियर सिटीजन है तो उनको लगता है नहीं इतना है, तो वो हो गया। 10% 20 का में जो सेविंग है उसमें से 5% वो हो गया, 5 वो हो गया, और 10% के लिए इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड 5% इक्विटी, एंड इन इक्विटी ऑल्सो विथ वेरियस सेगमेंट्स। एंड मैम दिस ऑल थिंग्स आर ऑल्सो सब्जेक्टिव, कि लाइक इंसान का इंटरेस्ट हो, वो इंक्लिनेशन की साइड है, वो उसके हिसाब से वो कर सकता है। एंड मैम नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, सो मैम अभी जैसे लोग बजट्स वगैरह अगर इतना एनालिसिस करने का वो नहीं रहता टाइम, और लोग मैम इतना पेन भी नहीं लेते हैं, बट मैम अगर अपन फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज़ की बेसिक बात करें तो लोग
या तो बायोटेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको ही फ्लरिशिंग मानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैम किन इंडस्ट्री में फ्यूचर में ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ की, इफ़ यू टॉक अबाउट 1 or 2 decades? Yeah, of course, I would say technology is ऑब्वियस है, बट ऑब्सोलेट होने का भी चांसेस बहुत है। नाउअडेज हम बात करते हैं एआई, चैट जीपीटी, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स, और उन्हीं की बात होती है क्योंकि इन एवरी बिजनेस मतलब वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता जा रहा है नाउअडेज। तो वन टेक्नोलॉजी ऑलवेज रहता है, बट टेक्नोलॉजी एज पर माय ओपिनियन आउटडेटेड भी जल्दी होता है, अप्स एंड डाउन्स भी होते रहते हैं उसमें, डिपेंड ऑन ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। और दूसरा मेरा एक रहता है कि जैसे भाई इंफ्रा वाला जरूर मुझे लगता है कि वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी जो इंडिया की ग्रोथ है और जिस तरीके से इंडिया में आप इंफ्रा डेवलपमेंट देख रहे हो, चाहे वो रेल का होता है, एयरपोर्ट्स के होते हैं, तो एवरीवेयर दैट इंफ्रा डेवलपमेंट दैट इज ऑल्सो वी कैन कंसिडर फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। एंड थर्ड पॉइंट अगेन आई वुड से दैट बेसिकली मतलब बिकॉज एक ये स्टेबल गवर्नमेंट साइड है, दिस इज थर्ड टर्म, तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, बैंकिंग होता है और इंश्योरेंस होते हैं, ये तीनों सेगमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट का काफ़ी मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है और काफ़ी स्टेक रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो दिस सेगमेंट्स आर ऑल्सो वेरी गुड। ओके, या अपार्ट फ्रॉम जो हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स की। सो लाइक दिस आर द इंडस्ट्रीज दैट आर एक्चुअली फ्लरिशिंग। एंड मैम नाउ एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मैक्रो लेवल, सो अब आप इंडिया को नेक्स्ट 5 years में कहाँ पर देखते हैं कि लाइक व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ इंडिया एज अ होल? इंडिया को इफ यू टॉक अबाउट टेकिंग कंसिडरेशन विद जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप एंड ऑल दिस थिंग्स, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट स्टिल नहीं, मुझे जो लीडरशिप का दिखता है, बिकॉज मे बी इंडिया को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हूँ, हमारी जो सार्क कंट्री है उसमें भी कहीं बोर्ड पे हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया का है, और पिछले 5 से 7 साल हो गए जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसको हम बोलते थे पहले इंडिया एक पार्ट होता था, नाउ भारत इज प्लेइंग रोल ऑफ लीडर, मतलब अब वो लीडरशिप की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स लीडरशिप। और जैसे 75 years हमारे हो चुके हैं आज़ादी के, प्लस अमृत काल बोलते हैं, तो इन रियल सेंस व्हाट इज अमृत काल? अमृत काल इन दैट सेंस कि आप मानोगे नहीं, मतलब डिजिटल पेमेंट सबसे ज़्यादा इंडिया का है, मतलब नंबर में, और उस हिसाब से भी आप देखो कि मतलब डेवलप्ड कंट्री US हो सकती है, जो भी 2-3 अपने आगे हैं, तो हम उस लेवल तक पहुंचने में डेवलपिंग से डेवलप्ड पहुंचने की तरफ है। तो ग्लोबल लीडरशिप, मेरा जो कहना है कि ग्लोबल लीडरशिप की तरफ है, तो हम जिस भी सेगमेंट में डेवलप करेंगे इंडिया में, तो बाहर की जगह इंडिया में ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देगी। पहले हम बोलते थे कि हमारा यहाँ का बच्चा US पढ़ने जाएगा या UK जाएगा। Nowadays in so many sessions मैं ये जरूर बताती हूँ कि जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो वहाँ का अर्निंग है वो यू कैन गेट इन इंडिया ऑल्सो। मतलब आपको बाहर जाके नहीं जाने की ज़रूरत है। हम बोलते हैं इंदौर से बोलते हैदराबाद जाना है, बेंगलुरु जाना है, पुणे जाना है, काफ़ी सारे जैसे बच्चे जा रहे हैं या जाते हैं, वहाँ से वो लोग इंडिया के बाहर का सोचते हैं। पर अब वो टाइम आ गया है कि इंडिया में रह के जो आप ग्रोथ कर सकोगे वो अनमैचेबल होगा, मतलब ग्लोबल लेवल पे। यस मैम, बिकॉज मैम ये भी जैसे 4 stages ऑफ ग्रोथ रहते हैं, तो इंडिया भी ग्रोइंग स्टेज पे ही है, और जो दूसरे एम्पायर से वो मैच्योरिटी और सेटल डाउन उस पे आ गए हैं, और एक मतलब बोलते हैं ना ठहराव सा हो गया, वहाँ पे आगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है इंडिया जो है वो यंग पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो उसका भी एक बेनिफिट। मैम देयर इज वन बुक बाय रे डालियो, he is actually do you know obviously Rise and Fall of Nation, so मैम उसमें भी जब देखते हैं तो लाइक इंडिया का जो कर्व है अकॉर्डिंग टू हिम इज ऑन द राइजिंग पैटर्न, एंड जो दूसरे जो नेशंस है, जो बड़ी इकोनॉमीज भी है, उनका फॉल की साइड है, और अभी हमारा टुवर्ड्स अप वाला साइड है, इसलिए मतलब दैट इज बोल सकते हैं अमृत काल है कि वो पूरा है जी। एंड मैम नाउ यू आल्सो रिप्रेजेंट the certain positions of the central government and also independent director in so many organizations. So ma'am, what are the 3 skills that you think कि हर यूथ को एटलीस्ट डेवलप करनी चाहिए जिससे इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल और आउटकम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा? 3 skills मैम। जैसे है ना, आपकी वो 3 स्किल जरूर बताऊंगी, पर मुझे जो यूथ का है ना सबसे बड़ा होता है कि गाइडेंस वाला जो पार्ट है, कि वो किसको गाइड समझते हैं, किसको फॉलो करते हैं। सम टाइम बोलते हैं ना कि फेलर होने से ही आपको उससे कोई ना कोई लेसन मिलते हैं,
कोई लोग सोचता है कि नहीं फेलर दिस इज जस्ट, हम अपने आप को एक समझाना है कि हम फेल हो रहे हैं तो सीख रहे हैं, भाई पास होने से भी सीखेंगे ऑब्वियसली मैम। तो एक सेगमेंट ये रहता है। तो यूथ के लिए जैसे स्टार्टअप में भी एक जो होता है ना कि एक उनको रिसर्च की बात आती है या आपकी मार्केट का क्या सिनारियो है। यूथ में 2-3 चीज़ें मुझे सम टाइम मिसिंग लगती है, और वो इसलिए मिसिंग लगती है बिकॉज ऑफ स्टार्टअप के रेशियो फेलियर्स के। इंडिया में आज भी जितने स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, गवर्नमेंट का पूरा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे उनको पूरा फैसिलिटी है, पहले ही साल में 10% फेल होता है। आते आते मतलब जो सक्सेस रेशो है 70-80% फेलियर रेशो है। तो हमको ये लगता है कि इट मीन्स आपने जो क्वेश्चन पूछा कि भाई यूथ को आप कैसे अपन गाइड कर सकते हैं ग्रोथ के लिए, तो सबसे बड़ा जो है वो दैट इज़ द फाइनेंस लिटरेसी। कि आपको सिर्फ मार्केट को देख के कि भाई आज मैंने कोई एक आइडिया जनरेट किया और मैं उसको कैसे थ्रो करा और उसको मैंने कैसे कन्वर्ट करा, पिच करा आपने, और उसके हिसाब से फंडिंग है, पर उस आइडिया की सस्टेनेबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, उसकी जो रिसर्च है कितने सालों का है, ये वाला पीरियड काफ़ी मुझे लगता है। तो जो 3 चीज़ में ना, पहला ये होता है कि मे बी आप जो भी आइडिया सोचते हैं उसका मार्केट का क्या स्टेटस है, उससे रिलेटेड फंडिंग क्या है, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है। नाउअडेज क्या है कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, आज आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हो, ग्रीन फाइनेंस की बात करते हो, पूरा जो हम लोग जिस तरफ भी जा रहे हैं, तो जितने भी नए प्रोडक्ट या जितने भी नए आइडिया है, पहला ये होता है कि उसका लॉन्ग रन में क्या है स्टेटस, फ्यूचर क्या है। आपके पास पूरा मैप होना चाहिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी का, कि अप टू व्हाट लेवल यू वांट टू रीच ओवर देयर एंड हाउ यू विल रीच देयर। लाइक मैम, अलीबाबा हैज गॉट ऑफ 100 years of planning. Right. So like they think that way. भले से कंपनी चले नीचे, that's the secondary. That is secondary, yeah. But absolutely. at least they have planned. Yes. तो first thing, important thing is that, and second important thing is that कि आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है in your office, sometime delegation, sometime आपका ये रहता है कि नहीं आप पूरा सेंट्रलाइज रखना चाहते हो, you don't want to expand your team. Yes, ma'am. तो sometime जितने माइंडसेट आपके साथ काम करते हैं तो सक्सेस उससे भी डेवलप होती है। कि कोई एक आपका IT एक्सपर्ट है, कोई अकाउंट एक्सपर्ट है, कोई फाइनेंस एक्सपर्ट है, कोई HR का है, कोई प्रोडक्ट का है, किसी का कोई माइंडसेट है। तो मुझे लगता है कि एक लीडरशिप वाला जो यूथ का रोल रहता है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लीडरशिप रोल। कि आप लीडरशिप रोल रहेंगे, आपका डिसीजन मेकिंग कितना बढ़िया है। और थर्ड वन इज डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियस। तो डिसीजन मेकिंग सम टाइम पे हम फास्ट नहीं होते हैं, सम टाइम पे सोच समझ के नहीं लिया जाता है, सम टाइम लेकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं ये सही होगा कि नहीं है। तो सम टाइम यू हैव टू टेक स्टेप, यू हैव टू टेक डिसीजन। कि कोई इन्वेस्टर आपको बोल रहा है कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, 4 है, दैट इज़ द राइट टाइम कि आप उसको किस तरीके से मतलब एक्सप्लोर करके डिसीजन मेकिंग आपका यूज़ करते हो स्मार्टली। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड मैम, डिसीजन मेकिंग, मुझे लाइन याद है कि लाइक द मोस्ट स्ट्रॉन्ग डिसीजन यू मेक बाय स्टैंडिंग स्टिल। कि मैम मतलब डिसीजन मेकिंग की बात नहीं मैम, यहाँ तो लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। एग्जैक्टली। लाइक जैसे बिजनेस वगैरह है तो मैम अभी जैसे सक्सेस स्टोरी सोशल मीडिया से बहुत फास्ट लगती है, फटाफट। जैसे मैम Amazon, it took them 7 years to generate the first profit. Right. Same with the Facebook, same with the YouTube, everything. But मैम अब जैसे ये जो सब चीज़ें सोशल मीडिया, इन पे ऐसा लगता है कि लाइक 2 hour मूवी जैसा है कि बस हमें करना है और सक्सेस है। तो मैम यहाँ पे अपने माइंड को क्लैरिटी के साथ कैसे रखना कि नो, इट टेक्स टाइम ऑल्सो। सो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से मैम कैसे खुद को वो कर सकते हैं? सोशल मीडिया आई वुड से दैट अगेन के प्लस और माइनस दोनों हैं। और सोशल मीडिया का एक यूज़ भी जो बैलेंसिंग मैनर में कर सकते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ये बहुत जितनी जल्दी क्विकली आप ऊपर हो वैसे नीचे होते हो। कोई आपका एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा आपका मतलब लाइक्स बढ़ते हैं, सम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उतने नहीं कर पाते हो। एक जो माइंड से आपको चैलेंजेस आते हैं, दैट इज़ मतलब आई वुड से दैट कि फॉर यंग दैट इज़ वेरी मतलब बैड स्टेज आई वुड से। और जो सोशल मीडिया मुझे लगता है जो बेस्ट यूज़ ऑफ दैट सोशल मीडिया इज़ दैट फॉर द ब्रांडिंग। कि आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग सिस्टमेटिक मैनर में कैसे आप आइडिया थ्रो करते हो कि वो क्लिक कर जाता है, लोगों को कैसे क्लिक करेगा। तो उसके पहले कि आपकी क्या तैयारी होती है कि आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालते हो तो पब्लिक पर्सपेक्टिव कि वो क्या चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैच करना, और उसी के लिए आपकी स्टडी, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देख के, न्यूज़ सुन के, कोई टिप्स दे के कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। उसके लिए जब तक हम उसमें नहीं घुसते, हम एंटर नहीं होते, हमारा हार्ड वर्क, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी स्टडी, यही काम आती है सोशल मीडिया के लिए भी, कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया बिहेवियर पूरा आपका रहता है उसमें। यस मैम। एंड मैम मैं ये भी सोशल मीडिया की बात चल रही तो मैम एक और जो चीज़ अभी है, अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी। मैम सबको चाहिए और वो सब चीज़ें हैं। अब मैम जैसे कोई जो बहुत एम्बिशियस होता है, तब वो भले से कैसे भी रूटीन फॉलो कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, तो उसके लिए एक लाइफ अलग है। बट एक जो कॉमन जो यूथ है, जेंजीज हैं, अब उनके लिए मैम क्या होता है कि लाइक जो कुछ भी इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, उसमें खुद को उस तरीके से प्रेजेंट करना, क्योंकि उनके पास कुछ और चीज़ तो है नहीं, गोल्स वगैरह। सो अब यहाँ पे मैम उनका फाइनेंशियल लिटरेसी वो भूल जाता है। यहाँ पे वो पैसे भी खर्च करते हैं और सब चीज़ें करते हैं। वो सोचते हैं इन्वेस्टिंग जब होगी तब तक हम रहे नहीं, उनकी साइकोलॉजी अलग रहती है। सब यहाँ पे मैम खुद को इस टाइप में कंट्रोल करना मतलब बहुत पैथेटिक टास्क है। राइट कि सोशल स्टैंडर्ड्स को भी मैच करना है। एग्जैक्टली। एंड वो रहता है कि काफ़ी यूथ को रहता है कि जैसा मार्केट चल रहा है, समटाइम उनकी स्टडी नहीं रहती इन चीज़ों में, कि भाई हमको ये स्टडी करके है। एक ये रहता है कि भाई आसपास क्या चल रहा है, एक कंपैरिजन आता है, एक को देख के दूसरा कर रहा है वो चीज़ें, कि मुझे ये फॉलो करना है। तो आज काफ़ी यूथ सेंसिबल भी है, मतलब वो काफ़ी डिसीजन लेने में भी वो काफ़ी सोचता है कि भाई मतलब वेदर दैट विल कन्वर्ट नहीं होगा या होगा। और जितना स्मार्टनेस है, मुझे लगता है ना कि कहीं भी जाना है तो इसके साथ आपका ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपने जितना मार्केट में देख के आप कभी भी नहीं कर पाओगे वो चीज़, जब तक कि आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन, आपका जो भी मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। यस मैम। सो लाइक मैम अगर अब अपन इसको थोड़ा सा यूथ सेंट्रिक से आके थोड़ा सा कंज्यूमरिज्म की तरफ अगर मैम जाता है, तो मैम दोनों एस्पेक्ट हैं कि लाइक अगर लोग अटेंशन दे के अगर उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे, तब फिर जो मार्केट में बूम आ रहा है, सब चीज़ें आ रही, वो नहीं होगी। और अगर इंसान ने खरीद लिया, अगर उसने ख़रीद लिया, तो फिर जो उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं होगा। सो अब इसमें मैम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि लाइक गवर्नमेंट अगर इन दोनों सिनेरियो को साइमल्टेनियसली देख रही है, कंज्यूमरिज्म वाले को? यस, सबसे पहले ये रहता है कि व्हाट इज़ आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। यस मैम। एंड व्हाट इज़ आवर स्टेटस एंड सिनारियो, नॉट ओनली आवर लाइक फिनेंशियल सिनारियो, ऑफिस, या हम लोग बोलते हैं कि हमारे घर का सिनारियो है फॉर एवरीवन। तो वो सिनारियो हमको ये देता है कि भाई व्हाट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और जैसा आपने बताया कि वो फंड को हमने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया या कहीं भी लगा दिया जो आता है, तो उसके हिसाब से जो मुझे लगता है ना कि एवरी टाइम बहुत सारे लोग हैं ना इन्वेस्ट करते ही नहीं है। हाँ, मतलब उनको रहता है कि चलो आपका वो यही सोच के रहते हैं कि भाई यार ठीक है, बैंक में पड़ा है, एफडी कर दिया, फलाना कर दिया, इट इज़ ओके फ्रॉम दैट पार्ट। पर एटलीस्ट सम एक्सटेंट कोई भी डिसीजन लेने के बाद गलत या सही होता है, दैट इज़ डिपेंड कि हाँ कुछ 10-20% आपका रिस्क होता है, लॉस हो सकता है, बट बाकी परसेंटेज आपका पीरियड ऑफ टाइम पे तो हमेशा मार्केट ऊपर ही गया है। हाँ, वो सब जगह सोशल मीडिया में भी चलता जाएगा तो ऊपर, नीचे आया है तो ऊपर भी जाएगा ही वो तो। पर मार्केट का और ये वाला सिनारियो यही रहता है कि जैसे अभी हमारे इलेक्शन के रिजल्ट थे, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, तो काफ़ी डाउन था, काफ़ी स्टॉक लो रेट पे थे। आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिविजुअल, इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट, तो जस्ट हायर योर कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का देखते हैं। पर उसमें भी ऐसा नहीं होता है कि आपने 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख दे दिए, अब आप बेफिक्र हो जाओ। बिकॉज आपको ये भी पता होगा कि जो सेबी और जो आजकल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का है, वो आपको कंफर्मेशन कॉल के बाद ही वो बाय करता है। मतलब अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा पैसा है और हमारी है, वॉट एवर कंसल्टेंसी है, एडवाइजरी। तो मेरा ये कहना रहता है कि आप पैसा लगाइए, कंसल्टेंट भी होता है, पर यदि आपने आपका मनी लगाया है तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ टाइम आपका जरूर इन्वेस्ट करिए टाइम। यस मैम। चाहे 9:15, 9:30 आपका जो मार्केट आवर्स है, 1 आवर बिफोर आप सोच सकते हो कि मेरा क्या एनालिसिस हो सकता है।
आफ्टर दैट 3:30 मार्केट क्लोज होता है, उसके बाद आप देख सकते हो कि भाई क्या मेरा स्टेटस रहा है। ये नहीं होता है, काफ़ी लोग करते हैं कि भाई आपने पैसे दे दिए, इन्वेस्ट कर दिया, आप फिर उस लेवल पे सिंसियर नहीं होते हो। ऑलवेज जितना बिजनेस में सिंसियरिटी होती है उतनी मार्केट में सिंसियरिटी लोगों को नहीं रहती है। क्योंकि जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, सम टाइम यंग मेंबर्स भी होते हैं, यंग होते हैं, सम टाइम रिटायर्ड जो रहते हैं सीनियर सिटीजन थोड़ा बहुत लगाते होंगे, या सैलरीड एम्प्लॉय रहते हैं। यस मैम। तो सैलरीड एम्प्लॉय इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो उस फंड का पूरा स्टेटस देख सके, पर एटलीस्ट दे शुड ट्राई वंस इन अ मतलब लाइक डे कि भाई हाँ मॉर्निंग 15 मिनट्स, इवनिंग 15-20 मिनट्स, तो वो गो थ्रू करना जरूर चाहिए। एग्जैक्टली मैम। पैसा लगाने के पीछे। हाँ। क्योंकि सरकार जो आप बता रहे हो कि भाई सरकार का क्या रोल है, आप सोचिए कि यदि एक पैसा भी लगाता है या सरकार आपको पैसा देती है, तो जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपसे सिग्नेचर वाली रिपोर्ट पे ही वो भरोसा करती है। बैंक तभी लोन देगी जब आपके फिनेंशियल पे सीए का सिग्नेचर हो। कोई भी कंपनी है, इन्वेस्टर पैसा तभी लगाता है जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पब्लिक में दिख रहे हैं वो सिग्नेचर्ड है, और कोई आपको अथॉरिटी दे रहा है सरकार की तरफ से, आपको अलार्मिंग दे रहा है। सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, बैंकिंग को आरबीआई रेगुलेट करता है, सरकारी पूरे फंड को सरकार रेगुलेट करती है। तो ये पूरा रेगुलेटरी मैकेनिज्म में आपको हर बार वार्निंग आती है कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड मैम जो एज अ सीए की अपन ने बात कही, तो जो सीए का रोल मुझे जहाँ तक लगता है सिर्फ फाइनेंशियल तक एक रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है उनका। मैम एक ब्रॉडर उसमें अगर बात करेगी कंपनी डेवलपमेंट में, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट में, तो क्या रोल होता है मैम सीए का जो आप एक्चुअली देखते हैं कॉर्पोरेट्स में? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो मेरे आज नया रोल मैं बोलती हूँ उसको, क्योंकि डिजिटल एज है पूरा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल सिर्फ इनकम टैक्स फाइलिंग, पहले बोलते थे ना ट्रेडिशनल होता है कि आप इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, अभी नया जो जीएसटी फाइलिंग है, आपको कंपनीज का कोई फाइलिंग काम है, तो दैट इज कंप्लायंस वर्क। जो पूरा बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। वो आपको डे वन से आपके फाइनेंस का बेटर और मैक्सिमम यूज कैसे हो सकता है और मैक्सिमम आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बता सकता है। कि कोई भी बिजनेस का आपको सेटअप करना है तो वो प्लेस सिलेक्शन से लेके प्रोजेक्ट पूरा एस्टैब्लिश करने से लेके, क्योंकि जब आप प्लेस सिलेक्ट करते हो उससे भी रिलेटेड जो आपकी कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट रहती है, टेक्निकल रिव्यूज वगैरह रहता है। फिर अगेन बात आती है कॉस्ट की। हाँ। एक प्लेस ऐसी है इंदौर में कि जहाँ पे SEZ है, जहाँ पे आपको रीजनेबल रेट पे मिल रही है, और ऐसी है जहाँ पे नहीं है रीजनेबल। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सलाह दे सकता है कि भाई इस एरिया की ये ज़मीन में ये कॉस्टिंग में आपको बेनिफिट सरकार से, तो आप ये जगह इन्वेस्ट करो, न कि इस जगह पे करो जहाँ पे एक कोई भी कॉस्ट आपको 1 CR पड़ रही है। सीए आपको बता सकता है कि भाई 20% सब्सिडी आपको मिल रही है लैंड पे, यदि आप इस जगह एस्टैब्लिश करते हो सीधे 20 लाख कम हो गया। तो हाउ यू कैन सेव इन बेटर मैनर योर मनी एंड दैट मनी यू कैन इन्वेस्ट एट अदर प्लेस। तो दैट इज द बेस्ट रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वुड से। Like ma'am, the scenario has been completely changed. Like it's not restricted कि you have to just do calculation. बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो मैंने बताया, पर आजकल जस्ट मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का डाइवर्सिफाइड रोल है। एक होता है ऑडिट एश्योरेंस, जैसे कि मैंने बताया कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपका फाइनेंशियल है, उसमें सीए सिग्नेचर कर दिया तो सरकार ने, इनकम टैक्स, सरकार, बैंक सब मानेगी ये बंदा बिल्कुल सही है, बिकॉज दैट साइन। सेकेंड आ जाता है आपका कि ये तो हो गया आपका पूरा ऑडिट एंड एश्योरेंस वाला रोल हो गया। सेकेंड रोल आता है कोई भी कंपनी में एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसमें CFO होते हैं। तो वो आपका इन हाउस पूरा अकाउंट का मैनेजमेंट, टैक्स का प्लानिंग पूरा इन द रोल ऑफ CFO करता है वो। तो ये हो गया जो CA रोल जॉब में भी है, मतलब इंडस्ट्री कॉर्पोरेट्स में बड़े बड़े CFOs लोग हैं। थर्ड रोल होता है डाइवर्सिफाइड। आज हम बोलते हैं पीयूष गोयल पॉलिटिक्स में है, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुरेश प्रभु चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुमार मंगलम बिड़ला इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिनांस मार्केट में देखोगे तो अनिल सिंघवी जी बिजनेस में एग्जीक्यूटिव एडिटर डायरेक्टर कुछ है, तो ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। मोतीलाल ओसवाल तो लाइक हरीश साल्वे, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सम टाइम ये जो बेसिक CA डिग्री है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ क्रूशल, कि आगे जाके, क्योंकि उस CA की डिग्री का यूज फिनांस में और डाइवर्सिफाइड रोल में भी बहुत हो सकता है, लाइक SME, MSME, स्टार्टअप, एवरीवेयर, मतलब CA कैन प्ले बेटर रोल नाउअडेज। लाइक मैम इसमें कि मतलब उस चीज़ को यूज़ करके हो सकता है इंसान बिजनेस एक्यूमेन
से अपना खुद की चीज़ें डेवलप कर सकता है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड ऑल दिस थिंग्स। एग्जैक्टली। और सीए का जो करिकुलम जनरली रहता है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उस पर्टिकुलर में सभी चीज़ें आ जाती है। कॉस्टिंग आ जाती है, बजटिंग आ जाती है, फाइनेंस आ जाती है, फंडिंग आ जाती है, टैक्सेशन आ जाती है, अकाउंटिंग आ जाती है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट वो ही प्ले करता है रोल। सो जो डेलीगेट्स रहते हैं उनसे कम्युनिकेशन भी इजीली होता है, क्योंकि समझ पा रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि मैम जो जनरल इलेक्ट्रिक थी उसका फेलियर का रीज़न ही था, लाइक लाइट्स आउट करके एक बुक थी, राइट। सो उसमें ही मैम ये था कि जो उनके जो सीईओस थे, सो दे यूजुअली लाइक दे आर फ्रॉम द सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो जो फाइनेंस वाले लोग थे उनकी बातें उन्हें एकदम वो क्लियरली नहीं समझते थे। सो जो डिसीजंस थे उनमें मिस्टेक्स हुई, वो सब चीज़ें हुई। सो दैट्स व्हाई मैम फाइनेंस में बहुत क्रूशियल रोल करता है, वेदर यू आर बिजनेस ओनर और एनी सीईओ। मुझे ये भी लगता है जैसे जितने भी बिजनेसेस है या जितनी बिजनेस कम्युनिटी है, उनका टारगेट फिक्स होता है कि हमारा मार्केटिंग एरिया है, हमको किस तरीके से पब्लिसिटी है, हमारा टर्नओवर कैसे बढ़ेगा। उस टर्नओवर को वो एनी कॉस्ट ये सोचते हैं कि भाई ये पूरा एरिया वो कवर करते हैं। पर उसका जो मैं बोलती हूँ ना कि रीढ़ जो रहती है आपकी, स्पाइन रहती है, दैट इज फाइनेंस एंड अकाउंट। और फाइनेंस एंड अकाउंट आपका बेस्ट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। यू आर अनस्टॉपेबल, आई वुड से। So now ma'am, what are the 5 books that you are going to suggest me as well as to the people जो उनको फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेस पे भी अगर आपको कोई सजेशन देना चाहें तो आप क्या बताएंगे? मैं पर्टिकुलर 2 या 3 बुक के तो नाम बताऊंगी, बाकी उस एरिया का बताना है कि भाई किस एरिया में कैसी बुक्स ज़्यादा बेटर जनरली रीड करते हैं। जैसे वॉरेन बफेट, यदि इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल ऑफ वॉरेन बफेट, तो दैट इज़ वेरी गुड बुक, आई वुड से। मतलब जो भी इक्विटी है कहीं भी है, मतलब आज आप देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे काफ़ी नाम है। और सेकंड अबाउट नानी पालकीवाला, उसकी जो बायोग्राफी पढ़ेंगे कोई भी, लाइफ नानी पालकीवाला, मतलब एक जिसको बोलते हैं ना कि एडवोकेट, या जिस उनका जो बजट की स्पीच स्टेडियम में फुल होती थी, मतलब तो उनकी लाइफ स्टोरी इज़ वेरी मतलब लाइक डिफरेंट, कि एक पारसी फैमिली और स्टार्टिंग से लेके उनका पूरा करियर की है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बुक। एंड थर्ड वन इज़ अनुपम खेर्स बुक, आई वुड से, दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। तो दैट इज़ मोटिवेशनल है कि आपके जितने भी अप्स डाउन एंड आप लाइफ में, सबसे पहले तो खुद पे भरोसा वाली बात है कि हम खुद पे कितना बिलीव करते हैं, इसलिए ये बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोई भी मतलब रीडिंग के लिए बुक्स, मुझे क्या लगता है कि आप जिस एरिया में, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी रेफर करना चाहिए। क्योंकि आई वॉज प्लेयर ऑल्सो, तो आप जैसे मिल्खा सिंह है या सानिया मिर्जा की आती है, किसी की भी है, तो उनकी जो भी आपके रोल मॉडल है या जो भी आइडियल पर्सनालिटी है, या जिस फील्ड में आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, तो उनके जो फेमस पर्सनालिटी है उनको फॉलो करने के लिए उनकी जर्नी पढ़ना ज़रूर, मतलब कहीं ना कहीं लेसन देती है। और एक मुझे लगता है कि मे बी थोड़ी स्पिरिचुअल है, बट आई एम जनरली रेफरिंग दैट, क्योंकि आपके टफ टाइम में भी काम आती है, दैट इज़ अबाउट गीता, आई वुड से। क्योंकि गीता में ऐसा होता है कि आपको लाइफ के मैनेजमेंट, लाइफ के जितने क्राइसिस है, कोई भी ऑब्स्टेकल्स है, सम टाइम पे इमोशनल मतलब आपके कंट्रोल का है, बहुत सारे इश्यूज है जो वो एक बुक आपको बता देती है। तो आप डिटेल में स्पिरिचुअल में भी नहीं पढ़ेंगे, पर यदि मैनेजमेंट के लिए पढ़ते हैं तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मैम गांधी जी ने ही बोला था कि जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में आता हूँ या फिर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता, तो मैं भगवद गीता के पास चला जाता हूँ और मुझे वहाँ पे अपने आंसर्स मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। और रिसेंट टाइम में भी जैसे सर्टेन स्पिरिचुअल जो गुरुज होते हैं या उनके जो लाइफ लेसन्स होते हैं, सम टाइम जैसे चाहे आप सदगुरु की बात करो, एक मुकुंदानंद जी करके भी, यदि आप देखेंगे कभी, ज्ञान वत्सल जी है, तो इन लोगों के, ज्ञान वत्सल जी का मेरे को सिर्फ 2-3 लाइन जो मैं आपको यहाँ ऐसे रेफर करती हूँ, मुझे इसलिए क्लिक हुआ। वो बोलता है कि लाइफ में एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेस एथिक्स हो, चाहे आप प्रोफेशन में उससे एथिक्स है। इफ़ यू आर एथिकल तो लाइफ में कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ोगे। नाउअडेज आप देखते हो कहीं भाई रेड पड़ रही, कभी इनकम टैक्स के इशू आते हैं, कभी ईडी के आते हैं, कभी किसी भी टाइप के आपको चैलेंजेस आते हैं, बट इफ़ यू आर एथिकल और स्ट्रॉन्ग, तो ज्ञान वत्सल जी ने कहीं अपने उसमें बताया, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर ये सब चीज़ें रेफर करना चाहिए जो माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एब्सोल्युटली मैम इंडीड मैम बुक्स प्लेस क्रूशियल। लोग मैम ऑडियो बुक और उन्हें प्रीफर करते हैं, बट स्टिल मैम जो हार्ड कॉपी में जब व्हेन यू रीड ऑन योर ओन, तब मैम उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहता है। यस ऑफ कोर्स।
जब तक वो टच नहीं होता वो Yeah, फील ma'am. नहीं आता है, बिकॉज नाउ डेज मेरे लिए भी बात करेंगे, बिकॉज आई एम रेगुलरली ट्रेवलिंग, तो समटाइम थ्रू माई आईपैड आई एम रीडिंग Yes, ऑल ma'am. बुक्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. तो दैट इज एनी मोड आई वुड Yeah. से, प्रिंट और Just read. डिजिटल, बट दैट शुड बी मतलब हैबिट होना चाहिए. हाँ. मुझे लगता है इस चीज़ का. यस मैम. एंड मैम अब अगर एक ग्लोरीफाइड कंसेप्ट की बात करें जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, रेंटिंग वर्सेस बाइंग, सो इस पे अगर आपको ब्रीफ में अगर करेंगे तो आप इस पूरी चीज़ को, अगर कोई मिड एज में है लाइक, और वी कैन से 25 से 30 के बीच में अभी जस्ट करियर की स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो अब उनके सामने क्वेश्चन लेता है या तो अब घर बना के या फिर गाड़ी या जो भी हो वो लेके सेट हो जाए, या फिर ये अपॉर्चुनिटी की रेंट ले लो, अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट कर दें. सो इस पे आप क्या बोलेंगे मैम? सबसे पहला है ना, मेरा कहना रहता है कि रेंटिंग और लीजिंग और बाइंग के लिए हमारा एक कंसेप्ट होता है कि व्हाट इज आवर माइंडसेट, कि मेरा माइंडसेट कैसा है, रिस्क लेने का है. Exactly. ये इंडिविजुअल वाइज डिसीजन मेकिंग होता है. मैं दोनों के ये बता सकती हूँ कि प्लस माइनस ये है, आप यंग एज पे है तो यू कैन टेक डिसीजन फॉर बाइंग, कि आप खरीदने का डिसीजन लेंगे, आपकी एक असेट क्रिएट होती है. और यदि रेंट पे आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी परमानेंसी नहीं है, आपको ऑफिस लेना है या आपको हाउस लेना है, तो आपको ये लगता है कि नहीं, सम टाइम आपको ट्रांसफर होता रहता है, फैमिली है तो किसी को ये रहता है कि नहीं भाई, मैं जब तक मेरा बिजनेस और ये सेटअप है, मैं चेंज होके फिर मुझे कहीं मेरे होम टाउन जाना है या कहीं जाना है. तो आपका सर्कमस्टेंशियल क्या स्टेटस है वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको ये लगता है, क्योंकि ऑलवेज हम बोलते हैं रियल इस्टेट में इंक्रीज या जो रेट होता है इन्फ्लेशन वो बढ़ना तो है, उसमें कहीं वो नहीं है, पर वो आपको कितना सूट करता है वो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है. कि आप यदि बाय कर रहे हैं, आपके पास एक्सेस मनी और आपने बाय करने का डिसीजन लिया, दैट इज ओके, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं इंक्रीज रेट के साथ आपके पास आ रहा है कि भाई एफडी में 6% है पर प्रॉपर्टी में उससे ज़्यादा हो सकता है. तो इन दैट केस दैट इज़ ओके, फॉर इन्वेस्टिंग पर्पज़ है, आप बाइंग करिए और आपके पास मनी सफिशिएंट है. यदि आप लोन लेके बाय कर रहे हैं तो फिर एज क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है, कि आप यदि अभी 25 से 30 साल के बीच में हैं तो आप अच्छे से, मतलब अच्छा बैंक भी आपको फाइनेंस अच्छा दे सकती है और आप करंट आपकी इनकम से उसका रीपेमेंट कर पा रहे हैं, तो वो भी आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है. तो बाइंग डिसीजन इज़ वेरी गुड फॉर दैट ऑल्सो. एंड रेंटिंग आपका तब रहता है कि यदि आप बिजनेस पर्पस ऑफिस ले रहे हैं या कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री के लिए कुछ रेंट या मतलब उस पे ले रहे हैं लीजिंग पे, तब आपको देखना रहता है कि उसकी रीजनेबल रेट क्या होता है. और रेंट की कॉस्ट इतनी हाई हो रही है कि जो आपके बिजनेस या आपके जो लोन लेके आप इसका चुका सकते हैं, तो वाई नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट. यस मैम. मतलब लोन लेके आप इंस्टॉलमेंट चुकाइए, अल्टीमेटली 15 साल में प्रॉपर्टी आपकी है या 20 साल में आपकी है. और यहाँ रेंट आप उसी लेवल पे ले रहे हैं और रेंट के बाद प्रॉपर्टी आपकी नहीं है 15 साल. तो कंपेरिजन ऑफ रेंट एंड कंपेरिजन ऑफ इंस्टॉलमेंट वो जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपकी वो पीरियड में क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है उस में ऐड कंपैरिजन करने के लिए. That's true. तो दिस 2 or 3 थिंग्स आई वुड से कि रेंटिंग और सी कि कहाँ पे आप फिट हो रहे हैं, then you can take your accordingly that you can take decision. Yes ma'am. Yes. And ma'am, as you are associated with prominent companies and institutions, so ma'am, what are the corporate lessons that you would like to give to every youth कि जो उनको करियर में अपने प्रोफेशनलिज्म में हर जगह हेल्प करेंगे? सो व्हाट यू विल सजेस्ट सम लेसन्स? या जैसे आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ 3 or 4 कंपनीज, तो आजकल बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसेप्ट होता है, क्योंकि जो प्रमोटर्स है, फैमिली ओरिएंटेड बिजनेसेस है, सबका स्टेक रहता है. तो सरकार बोलती है उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो ये देखे कि ये जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं, जो पॉलिसी कर रहे हैं, जो बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, उसमें कहीं भी अनएथिकल तो नहीं है, या उस पैसे का कहीं और यूज़ तो नहीं हो रहा है जिसका पब्लिक का पैसा है. तो यूथ के लिए भी मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, वो है एथिक्स, एक्सीलेंस. कि आप में एथिक्स और एक्सीलेंस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एथिकल डिसीजन मेकिंग. तो ये मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी बोर्ड में, मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में. तो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस रेट जो रहती है वो मतलब काफ़ी अच्छी रहती है उस केस में, क्योंकि आप एक माइंड से फ्री हो जाते हैं. क्योंकि सम टाइम क्या होता है, बिजनेस में भी 2 आइडिया रहते हैं, नहीं कैसी भी तरीके से मुझे अपना टर्नओवर बढ़ाना है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, सब करना है, पर साथ में यदि आप आपके जितने कंप्लायंसेस है,
क्योंकि आई एम ऑन द बोर्ड, तो आई वुड से चाहे वो सरकार के कोई भी टैक्स कंप्लायंस है या आपके जितने भी बोलते हैं ना कि जैसे पर्टिकुलर कंपनी को पॉल्यूशन का लाइसेंस पॉल्यूशन बोर्ड का लेना है, फार्मा को किसी काइंड ऑफ लाइसेंस की ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंगली वो सभी लीगल फ्रेमवर्क जो हम बोलते हैं, लीगल कंप्लायंसेस बोलते हैं, वो सब आप कंप्लाइंट रहते हैं तो आप माइंड से फ्री रहते हैं। यस मैम। सबको मतलब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ इसलिए नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं एक नागरिक हूँ यहाँ की, सपोज अपने भारत की, तो मुझे ये लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड्स सोसाइटी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। यदि मैं कोई बिजनेस भी कर रही हूँ तो आजकल सस्टेनेबिलिटी की तरफ है कि पॉल्यूटेड तो नहीं है, अब सस्टेनेबल तो है, मतलब कम से कम आपके जितना भी इन्वायरमेंट है, पहले बोलते प्लेनेट प्रॉफिट पीपल, तो अब ऐसा होता है अपना प्लेनेट भी बच रहा है, पीपल के लिए बराबर है और प्रॉफिट मेकिंग अपन तब है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल सेगमेंट। तो कोई भी यूथ के लिए ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस केस में सबसे बड़ा आपका रहता है दैट इज़ पीस ऑफ माइंड। आप किसी भी केस में आगे परेशानी में फंस नहीं सकते इस केस में, कम से कम। एग्जैक्टली। ये मेरा कुछ वी वुड लाइक टुडे वी हैव गॉट अ प्रिविलेज। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मैम यू आर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद द टॉप नॉच एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस पर्सन्स, सो व्हाट आर द साइकोलॉजी ऑफ देम यू हैव ऑब्जर्व, कि व्हाट आर द माइंडसेट दे आर वर्किंग एंड उनका रूटीन एंड अदर चीज़ें कैसी हैं, कि जिससे मैम एक रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसा होता है वो आप बताइए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली बिजनेसमैन या एंटरप्रेनर जो मैंने बताया था कि भाई प्रॉफिट ओरिएंटेड, एग्जैक्टली हम कोई भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, यदि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट होता है कि प्रॉफिट क्या है, उसमें माइंडसेट में वो जरूर पॉइंट आता है। तो उस प्रॉफिट ओरिएंटेड आपका बिजनेस ग्रोथ आप कितना कर रहे हो, तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि उन लोगों का माइंडसेट ये साइड पे तो रहता ही है, और जितना इन्वेस्टमेंट और एक्सपांशन का रहता है तो वो काफ़ी रहता है कि आज हमने जो कंपनी खड़ी करी है, समझो आपने 5 करोड़ 10 करोड़ से, जिस भी कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, समझो उन्होंने कंपनी करी है, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में कितना आगे जा रहे हैं। जैसे आई एम डायरेक्टर इन NBFC, तो NBFC का रोल रहता है कि ऑल काइंड ऑफ स्मॉल एंड मीडियम फिनांसेस किस रीजनेबल रेट पे पब्लिक को दे, जिससे कि उनकी मार्केटिंग और प्रॉफिट बढ़े। तो वो बैलेंसिंग दोनों साइड करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड है और आपको पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। रीजनेबल रेट पे, यदि मैं एक NBFC कंपनी में डायरेक्टर हूँ, व्हाट दे आर थिंकिंग दैट कि हाउ दे कैन गिव सर्टेन अमाउंट, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लोन फॉर SME सेक्टर। तो एक सेगमेंट जैसे वो है, और भी जैसे कंपनी में है, तो सबको ये रहता है कि भाई अपना जो भी पैसा या इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है उसमें बैलेंसिंग करके जरूर चलते हैं कि पब्लिक को वो किस फॉर्म में, किस मैनर में रिटर्न भी हो रहा है और अच्छा हो रहा है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा CSR कंसेप्ट है, तो किसी भी कंपनी में ऑनर में एवरी टाइम, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि सरकार ही ऐसे रूल रेगुलेशन बनाती है कि आपकी प्रॉफिट इतना है तो आपको CSR प्रोजेक्ट्स में लगाना पड़ेगा। ये हमारे कंपनीज एक्ट का रूल है कि आपका प्रॉफिट सर्टेन अमाउंट तक हो गया है तो आपको 1% सपोज आपको कोई ना कोई CSR प्रोजेक्ट्स में लगाना है। तो कंपनी प्रॉफिट अर्न करते करते अपनी सोसाइटी को भी रिटर्न बैक कर रही है। दैट इज द माइंडसेट ऑफ एनी, मतलब कॉर्पोरेट्स। राइट। एंड मैम, डू यू थिंक कि दे हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ कंसेप्ट, कि लाइक ये मैम एक बहुत फेरी वर्ड लगती है हर किसी को वर्क लाइफ बैलेंस, बट जो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर उनकी लाइफ में होता ही है? एब्सोल्युटली होता है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मुझे लगता है वो है मल्टीटास्किंग। कभी भी हम अपने आप को है ना एक जगह रेस्ट्रिक्ट करके नहीं चल सकते कि यदि मैंने ये पर्टिकुलर एरिया और डिपार्टमेंट कर रहा है तो मैं दूसरा नहीं कर सकता हूँ। आप एक कोई भी बिजनेस का एक वर्टिकल सेट कर दीजिए, उस वर्टिकल को सेट होने के बाद, स्टेबल होने के बाद, प्रॉफिट मेकिंग बनाने के बाद यू शुड स्टार्ट सेकेंड वर्टिकल, जो चाहे उसका एंसिलियरी हो या उससे रिलेटेड हो, उससे को रिलेटेड नहीं होता है, बट समथिंग, मतलब न्यू थिंग्स ऑलवेज मतलब
होना चाहिए जो किसी भी बिजनेस कॉरपोरेट से, वो लोगों का माइंडसेट जितना मैंने देखा है कि एक कंपनी स्टार्ट करने के बाद उनका नया प्रोजेक्ट्स पैरेलली उनका उस पर रिसर्च चालू हो जाती है, उनका सर्वे चालू हो जाता है कि भाई मुझे नया प्रोजेक्ट सेटअप करना है। सम टाइम पे हमारी माइंड से एक कांस्टेंट होता है कि ज्योग्राफिकली हम यहाँ नहीं जाना चाहते, वहाँ नहीं जाना चाहते। बिजनेस के हिसाब से सपोज डायमंड का है तो हम बोलते हैं सूरत में है या किसी भी एरिया में है, तो कोई भी हम बोलते हैं ना मारवाड़ीज, गुजरातीज, तो वो पूरे देश नहीं विदेश में जाके भी बिजनेस के लिए माइंडसेट आता है। तो मल्टीटास्किंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप एक जगह जाके एक ही उसमें फोकस होके एक बार सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। इस चीज का वर्क लाइफ बैलेंस में मतलब ऐसा भी टाइम नहीं मिलता होगा कि लाइक फैमिली को भी उतना टाइम दे रहे स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में बिजनेस को फीड करना है तो पूरा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। पर इसमें भी दो फिलोसॉफी रहती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा टाइम मैनेजमेंट उस टाइप से हो इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर कि मैं मॉर्निंग 4 बजे उठ के, जैसे अक्षय कुमार बोलते हैं कि भाई मैं हूँ तो मैं डिसिप्लिन हूँ। तो ये सेट जो एक लिमिट सेट करनी है वो एक इंडिविजुअल क्राइटेरिया होता है खुद के नेचर के हिसाब से कि भाई मैं यही करना है। कोई वर्कोहॉलिक इसीलिए कंसेप्ट आया कि आप पूरा वर्क कर सकते हो 18, 19, 20 आवर्स, वो सब रोल मॉडल वहाँ के बन जाते हैं। यस, तो मेरा ओपिनियन ऐसा होता है कि हमको इसमें भी बैलेंस्ड ही करना चाहिए, बिकॉज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ओनली मतलब फॉर आवर बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेट्स बट आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स एंड आवर ओन। दैट आई ऑलवेज यूज टू से अबाउट मी टाइम ऑल्सो, बिकॉज वो आपको रिजेनरेट करता है और वो आपको और ज़्यादा मोटिवेट करता है, और वो पेस नहीं आता है यदि हम वो नहीं करते हैं तो हम और आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे होते हैं, क्योंकि हेल्थ इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। और यदि आप ये मैनेज नहीं करेंगे तो आपको दूसरे वाले वर्टिकल आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। yes, तो मेरा ओपिनियन ऐसा रहता है कि या वी कैन वर्क 24/7 we can work, but we should restrict ourselves up to that level. So this is my opinion, but yeah, some businessmen, some corporates, they are working day and night, and they are taking a break like weekend कि भाई चलो वीकेंड है, मे बी दे आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक कि मतलब 6 महीने बाद, साल भर बाद, मतलब एक साथ 8-10 दिन की छुट्टी कर ली और उसके बाद वापस वर्क पे आ गए, एंड कोई बैलेंस मैनर में करता है। मेरा ये कहना रहता है कि लाइफ में यदि हमको आगे बढ़ना है तो ये सिस्टम अपने आप अपना डेवलप हो जाना चाहिए, जिससे कि कोई भी सोसाइटी हो कि हम जहाँ भी रहते हैं वो सब मतलब मैनेज्ड हो जाए, क्योंकि एक भी सेगमेंट हमारा डिस्टर्ब होता है तो लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होती है। यस मैम, एंड वी हैव गॉट वन लाइफ ओनली। यस। सो मैम एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि लाइक जो भी CA स्टूडेंट्स है, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है या जो परस्यू कर रहे हैं, सो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लाइक गाइज यू ऑलरेडी नो कि व्हाट अ CA कैन अचीव इन life. Ma'am has already given so many of example, and ma'am is also so much successful in that field, so I think ma'am's advice will definitely transform your life. So ma'am please. CA स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, मुझे लगता है कि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है, चाहे वो IIT की हो, चाहे वो CAT की होती है, CA की होती है, CS की होती है, मुझे लगता है 5 Ds आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मतलब लाइक स्टूडेंट लाइफ। वन इज़ फर्स्ट थिंग इज़ डायरेक्शन, कि आपका पूरा डायरेक्शन रोड में, जैसे कि हमको लगता है ना कि मुझे आपके स्टूडियो तक आना था तो आई पुट ऑन माई गूगल मैप एंड देन मैंने देखा इधर ट्रैफिक इधर नहीं है, सो यू कैन प्लान इन दैट मैनर, दैट इज़ डायरेक्शन। सेकेंड इज़ डेडिकेशन, कि आपका पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, आप जो भी मतलब वर्क का है उसका पूरा एफर्ट है कि आप इस टाइम पे CA यदि आपने चॉइस कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, तो डेडिकेशन आपका उस पर्टिकुलर कोर्स पे पूरा होना चाहिए। यू शुड बी डेडिकेटेड इन दैट मैनर। देन उसके बाद होता है डिसिप्लिन, कि आपने फिक्स कर लिया है, मुझे डायरेक्शन भी बन गया, सब हो गया, तो हाउ यू आर डिसिप्लिन इन दैट। तो थर्ड D इज़ दैट कि वो डिसिप्लिन मैनर में आपने जो भी प्लान आउट किया है वो स्ट्रक्चर आपका फॉलो होना चाहिए। और डिसिप्लिन के बाद होता है, मैं जनरली ऐड करती हूँ डिजिटलाइजेशन साइड, कि कोई भी CA है या कोई भी मतलब लाइक प्रोफेशन में है, तो जितना आप टेक्नो सेवी बनेंगे, टेक सेवी, तो वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें टाइम कंज्यूम
मतलब जितना दूसरी चीज़ों में होता है उससे कम हो जाता है। कॉपी पेस्ट करना है, सम टाइम आपको कोई रिसर्च करनी है, गूगल पे सर्च करनी है, चैट जीपीटी है, तो आपको टेक सेवी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और दूसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है दैट इज़ अबाउट अगेन डिसीजन मेकिंग, कि आपको सम टाइम आप डिसीजन मेकिंग में बहुत पीछे होते हो, तो वो इस काइंड ऑफ मैंने 5 Ds बनाए हैं। और उसके अलावा जो चार्टर अकाउंटेंट स्टूडेंट है, आई वुड से कि दैट इज़ बेस्ट करियर, मतलब इन द फॉर्म ऑफ CA। एंड पास होने के लिए भी मुझे लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट भी होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकता है। बहुत टाइम ऐसा लगता है कि जो इंजीनियरिंग वाले हैं, मैथ्स वाले हैं या साइंस वाले हैं, उन लोगों को ये लगता है कि दैट इज़ वेरी टफ, बट CA में एक एडवांटेज होता है, दैट इज़ एंट्रेंस इज़ वेरी इजी। और जब आप एंट्रेंस दे के एक मैच्योरिटी थोड़ी सी आ जाती है, तो जो हमारा एवरेज स्टूडेंट है कॉमर्स का, तो दिस इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन कि वो थोड़ी मेहनत करता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ईजी है पास करना। इट इज़ अदरवाइज टफ कोर्स। आज भी परसेंटेज ऑफ CA पूरे इंडिया में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसमें 30% वीमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 8 लाख स्टूडेंट्स है। तो स्टिल इन इंडिया सिर्फ 4 लाख CA है। तो आप एक बार एंट्रेंस के बाद आप फोकस होके पढ़ते हो। यस, हार्ड वर्क इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हार्ड वर्क के बिना CA नहीं हो सकता है। मतलब आपको ऐसा है कि क्वांटिटी क्वांटम कितना है वो नहीं है, क्वालिटी वाइज आप कितना दे रहे हो, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस मैम। सो आई होप गाइज you gain so much of valuable insights from ma'am, and now thank you so much ma'am for coming and giving your precious time. So guys, we'll see you in the next episode. Thank you so much. Jai Mata Di. Thank you. Yeah.